अब बैंक बिकने वाली है, जिसमें ये जो भक्त लोग हैं इनके सबके अकाउंट और सबके पैसे खत्म होने वाले हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ अडानी होने वाला है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ खबरों पर ऐसी चर्चा आपके साथ आपके सामने पहुंचाते हैं जिसमें बहुत सी खबरों की तह तक पहुंचा जा सकता है और ये समझा जा सकता है कि आखिर जो कुछ हमें बताया जा रहा है वो सब कुछ हकीकत है या उससे ज्यादा भी कुछ और है। अभी किसान आंदोलन, किसान कहते हैं उन्होंने सस्पेंड किया। सरकार और सरकार का मीडिया या जिसे गोदी मीडिया कहते हैं वो इसे कह रहा है आंदोलन खत्म हो गया। एमएसपी पर अभी कोई फैसला नहीं हो सका। 3 कानून वापस हो गए। एक अजीब शक शुबे की का माहौल है और ये समझना जरा मुश्किल हो रहा है अभी तक, क्योंकि सरकार ने जिस तरह से वादे किए और बाद में किसानों के साथ जो एक खैरसगाली, एक अच्छा माहौल बनना चाहिए था। राकेश टिकैत को बाकायदा उनके खिलाफ नारे लगाए गए किसानों के नेता के ऐसे मौके पर जब बिपिन रावत की अंत्येष्टि का सिलसिला था। तो ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसे सियासी माहौल में यकीन करना जरा मुश्किल हो रहा है। इस सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अविनाश काकड़े जी, जो नागपुर में रहते हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। गांधीवादी नजरिए के लिए जाने जाते हैं और अपनी बेबाक राय रखते हैं लोगों के सामने। अब तक भी आपने उनकी बातें बहुत सी सुनी होंगी। आप में से बहुत लोग पसंद करते हैं। अविनाश काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। अविनाश काकड़े जी, ये बताइए कि किसान आंदोलन जिस तरह से खत्म हुआ, वो खत्म हुआ या सस्पेंड हुआ, वो एक बहस का मुद्दा है। सरकार अलग तरीके से कह रही है, किसान अलग तरीके से कह रहे हैं। लेकिन अब आने वाले वक्त में किसानों को किस तरह से क्या कुछ हो सकता है, क्या खतरे हैं किसानों को और देश को क्या खतरे हैं, आपको क्या कुछ लगता है? अभी मुकेश अंबानी भाग गए और मुकेश अंबानी ने जो केबल डाला है, पूरे देश में जो केबल के नेटवर्क पैदा किया है, उसमें बैंकों का 1.5 लाख करोड़ रुपए लगा हुआ है। कितना? 1.5 लाख करोड़ रुपए। एलन मस्क का जो सैटेलाइट आने वाला है, जिसको हमने 2-4-6 महीने के लिए रोका है, टेक्नोलॉजी रोकी नहीं जा सकती, तो एलन मस्क उसको सैटेलाइट पूरे दुनिया में सेट कर रहा है। तो इसकी सारी की सारी 1.5 लाख करोड़ रुपए का वो हमारा पानी में जाने वाला है। मतलब अंबानी का नहीं जाने वाला है, हमारे बैंकों का जाने वाला है। तो बैंक वैसे ही उखड़ने वाली है, बहुत सारी बैंक उखड़ जाएगी। तो इसमें ये अडानी को स्टेट बैंक ऑफ अडानी बनाने का जो षड्यंत्र मोदी ने किया है, वो गोलवलकर की जो किताब है वी फाइंड आवर नेशनहुड, उस किताब के अनुसार इस देश के 95% लोग हैंड टू माउथ हो जाएंगे, एकदम दरिद्री अवस्था में हम पहुंच जाएंगे। ये मैं यानी पूरे विश्वास के साथ और मेरे आकलन के साथ बता रहा हूं, संभल जाइए। आज भी संभलने का मौका है। इनको जगह जगह पर रोकने का प्रयास करने के लिए जनता का प्रेशर लाने की जरूरत है, जनता को जागरूक होने की जरूरत है। और संविधान की बात जो मैं किया था, मैं चंद्रशेखर रावत जी की जो मीटिंग में था, उसमें आपको एक बात बता देता हूं कि संविधान अगर इन्होंने रद्द करने का प्रयास किया तो फिर लड़ाई 1 to 1 होगी। इनको कानूनन संरक्षण है भाई, पीएम को कानूनन संरक्षण है, पीएम को सिक्योरिटी है। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो किस बात की सिक्योरिटी और किस बात का सारा महकमा? तो 1 to 1 जब लड़ाई हो जाएगी तो ये 2-5% के विरोध में सारी जनता खड़ी होगी, तो इनके बदन के कपड़े भी नहीं रहेंगे और ये भी नहीं रहेंगे। ये बैंकों वाला खतरा, बैंक वाले खतरे के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कुछ है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या कुछ होने वाला, क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्रीकल्चर लोन बांटने का जो काम है वो हमने अडानी को दे दिया है, और अडानी को काम देने की वजह से अब अडानी तय करेगा कि किसको कितना लोन देना है, कौन क्या फसल पैदा करेगा, किसकी फसल कहाँ बिकेगी, कितने क्वांटिटी में पैदा करेगा, उसके गोडाउन में माल नहीं देगा तो उसको वो टके टके के लिए परेशान करेगा। किसी को लोन नहीं मिलेगा और ये पैसा वो होगा जो 8% से आपने सबने रखा है।
फिक्स डिपॉजिट के तौर पर आपने रखा है, वो पैसा होगा, वो 6% से बांट देगा, और ये एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के नाम से बाइफरकेट नहीं करके सारा का सारा पैसा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बांटेगा, एग्रीकल्चर को नहीं देगा। अब बैंक बिकने वाली है, जिसमें ये जो भक्त लोग हैं, इनके सबके अकाउंट और सबके पैसे खत्म होने वाले हैं। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ अडानी होने वाला है। आप ये बोल रहे कैसे होगा? तो स्टेट बैंक ने अपना सारा एग्रीकल्चर लोन बांटने का ठेका अडानी को दिया है। और अडानी को ठेका क्यों दिया है? क्योंकि स्टेट बैंक बोलती है एक्सपर्टाइज लोगों के हाथ से लोन बटेगा। मतलब स्टेट बैंक की 25,000 शाखाएं, 48 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी और लाखों कर्मचारी, ये स्किल्ड नहीं है। मगर अडानी की 63 शाखाएं, 1292 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये बहुत ज्यादा स्किल्ड है। ये दिया इसलिए जा रहा है कि किसान नहीं मान रहे ना, तो दूसरे तरीके से आपका पैसा लूटने के लिए अब ये क्या करेंगे, 6% का किसान लोन जो है, जो एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के नाम से क्लब है। आपको पता होगा कि हर साल 60-70% लोन जो 6% से होता है, वो इंडस्ट्रीज खा जाते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के नाम से। किसानों को मिलता ही नहीं है वो लोन। वो क्लब हटाना चाहिए था, एग्रीकल्चर का लोन अलग और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का करना चाहिए था, किसी सरकार ने नहीं किया। तो ये लोन को बांटने का ठेका अब अडानी को दिया गया है। और अडानी क्या करेगा? अडानी ये करेगा, तय करेगा कि कौन सी फसल को लिया जाएगा लोन, किस किसान को दिया जाएगा लोन, कब दिया जाएगा लोन, उसके नियम और शर्तें क्या होगी। जो अडानी को माल बेचेगा, अडानी के गोडाउन भरेगा हरियाणा और पंजाब के और बाकी देश के, उसी को लोन मिलेगा एग्रीकल्चर, उसके बिना लोन नहीं मिलेगा। और आपको पता है कि अडानी लोन जब बांटता है या रिकवर करता है तो किस तरीके से करता है, ये आपको पता है। तो फिर से ये दूसरा बड़ा षड्यंत्र आ रहा है। हाँ, तो ये तो और भी ये फिर से एक तरह से कातिल की गोद में ही किसानों को डाला जा रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, यानी जो गोदाम बने हुए हैं वो बेकार नहीं होंगे, और वो उन गोदामों में वही काम करेगा जो पहले करने वाला था उस कानून के तहत। तकरीबन आप यही बात कह रहे हैं। करने वाला था, ये इकोनॉमी आर्थिक बल के तौर पर करेगा, क्योंकि ये तय करेगा आप किस फसल को कितना लोन देना है, किस फसल को किसान को कितना लोन देना है। और ये उसमें नियम होगा कि आपको फसल बेचना पड़ेगा, इस गोडाउन में रखना पड़ेगा, ये इसको बेचना पड़ेगा। ये अगर बैंक ने लिखाना शुरू कर दिया, मतलब क्या हुआ? मतलब वही हुआ। तो ये वो उसमें कुछ नहीं करने वाले वो। उसमें अभी आप जो बोल रहे हैं धोखा करेंगे, ये करेंगे, तो धोखा करेंगे तो भुगतेंगे, बहुत बुरी तरीके से भुगतेंगे। मगर ये जो पीछे से लाया जा रहा है, पीछे से उसको सुपरसीड किया जा रहा है, उसको समझने की जरूरत है। और इसमें जो पैसा अडानी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो पैसा 6% वाला होगा। और यहाँ जितने मिडिल क्लास लोग हैं, जितने पेंशनर लोग हैं, जितने लोग डिपॉजिट रखते हैं, जिनको 8% से लोन मिलता है, वो सब अब हाथ ऊपर करने के लायक रहेंगे। सरकार हाथ ऊपर कर देगी कि 6% का लोन बढ़ चुका है, अब उसकी रिकवरी नहीं हो रही है। क्योंकि अडानी ऐसे ही लोगों को लोन बांटेगा जिसमें रिकवरी नहीं होगी। नेशनलाइज बैंक को इस तरीके से, मतलब रिजर्व बैंक की तिजोरी आज हमने अडानी के हाथ में सौंप दी, इसकी बात करने की जरूरत है। किसान बिल पे छोड़ दीजिए काजमी साहब, किसान बिल को छोड़ दीजिए, उसमें धोखा करने की कोई गुंजाइश नहीं है, नहीं करेंगे ये धोखा। और करेंगे तो ये इनका सब खत्म हो जाएगा। मतलब इनके खाकी हाफ पैंट पहन के या फुल पैंट पहन के घूमने लायक भी नहीं बचेंगे गांव में, और शहरों में शहर वाले तय करेंगे। मगर आज भी हम 60% 65% जगह पर हमारा कब्जा है, किसानों का कब्जा है। तो हम इनको 65 जगह तो धूल चटा देंगे। बाकी आप देख लीजिए कि आपके पैसे बैंकों में किस तरीके से बटने वाले हैं। 8% से छोड़िए, 6% से अगर अडानी पैसा बांटना शुरू कर देगा तो आपको ब्याज कहां से मिलेगा? आपको 8% का पैसा रिफंड कहां से मिलेगा? ये सोचो। अब हमारी तो हमने लड़ाई लड़ ली और हम लड़ते रहेंगे। हमने बोल दिया कि हमारा स्टे हुआ है, आंदोलन को स्टे हुआ है। अगर ये हमारे साथ फिर से धोखा करते तो हमको आके बैठने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हमारी स्ट्रेंथ हमने जांच ली है, हमारी ताकत हमने जांच ली है, उन्होंने भी जांच ली है। आप इतना मत समझिए
जिसने 15 साल का सीएम पद भुगता है, 7 साल का पीएम पद भुगता है, उसको आगे वाले की ताकत नहीं पता होगी, इतना वो कमजोर नहीं है। आप उसको कमजोर मत समझिए, उसका आकलन, उसको सब समझता है, जनता के विचार समझते हैं, वोटों का कैसे लेना चाहिए वो समझता है। तो हमारे साथ धोखा अब नहीं होने का अगर चांस है तो बहुत कम है, परसेंटेज है। मुझे अभी भी शंका, सारे किसान नेताओं को शंका है, सारे हितचिंतकों को शंका है कि ये धोखा करेगा, ये नहीं करेगा, एमएसपी के बारे में नहीं सोचेगा, ये नहीं करेगा, ये सबको शंका है। मगर ये धोखा करने का आप प्रयास नहीं करेगा क्योंकि उसकी मट्टी पलीत हो जाएगी। मगर अब जो मैं आपको खतरा गना रहा हूं वो स्टेट बैंक ऑफ अडानी हो जाएगी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये देश की रिजर्व बैंक की ड्रॉ करने वाली कुंजी है। हजारों योजनाएं, हजारों पेंशन, लाखों करोड़ों लोगों का अकाउंट, ये सारा का सारा एक आदमी के कंट्रोल में जाने वाला है। अनाज का कंट्रोल नहीं करने दिए हमने, अब पैसे का कंट्रोल आप मत करने दीजिए। मैं इतनी आग्रह कर सकता हूं आप लोगों से कि आप इसको समझिए। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। तो क्या इसके लिए सिर्फ सरकार का नोटिफिकेशन कैबिनेट वगैरह में तय हुआ, या कहीं कोई पार्लियामेंट वगैरह में कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी? कानून क्या कहता है, किस तरह से किया? ये थोड़ा तो और बता दीजिए लोगों को, क्योंकि जिस वक्त कोरोना की पाबंदियां। जी, आप क्या सवाल पूछते हो काजमी साहब? इन्होंने नोटबंदी किया तो कहीं नहीं पूछा, इन्होंने जीएसटी के 7 स्लैब बनाए तो किसी से नहीं पूछा, इन्होंने कृषि कानून लाए और वापस लिए तो किसी से नहीं पूछा। तो ये बैंकें की इसके लिए करेंगी? रेल बेच दिया, गेल बेच दिया, सेल बेच दिया, भेल बेच दिया, सारी नौकरियां बेच दिया, सारी प्रॉपर्टियां बेच दिया, पूछा किसी को? आपने देखा किसी को पूछते हुए इसको? नहीं साहब, वो अभी ये तो बहुत कुछ। बिहार को मैं इतने करोड़ दूं, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, ये पूछा क्या कभी कि नोटबंदी करो कि नहीं? पूछा किसी मैंने मीटिंग में, किसी पार्लियामेंट में, किसी चीज में कहीं पूछा किसी के? ये इनके स्वार्थ की जो बात होती है, उनके अर्थ की जो बात होती है, उसके बारे में कभी नहीं पूछते। वो अपने दो, हम दो, हमारे दो वालों से पूछते रहते हैं, और बाकी बचे उनका मंत्रिमंडल, तो होम मिनिस्ट्री तड़ीपारों के हाथ में है, पूरी होम मिनिस्ट्री तड़ीपारों के हाथ में है। मंत्री और राज्य मंत्री सारे के सारे क्रिमिनल हैं। तो ये इनको क्राइम करने में कोई शर्म नहीं आती, कोई सी भी तरह का क्राइम, हीनस से हीनस क्राइम करने में आरएसएस सबसे आगे रहता है। बहुत मिर्ची लगती है इनको जब मैं बोलता हूं कि तालिबानी और आरएसएस में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि सारे कट्टरपंथी एक जैसे रहते हैं, ये कोई भी हीनस क्राइम करते हैं। और जब ये जो मामला शुरू होता है कि बहुसंख्यक लोग अल्पसंख्यकों का बोलने का अधिकार समाप्त करते हैं, और ये सबके साथ है। जब मुसलमान बहुसंख्यक होते हैं वो भी अल्पसंख्यकों को डिनाय करते हैं, और हिंदू ही डिनाय, हिंदू के ही अल्पसंख्यक नहीं, अगर सुन्नी बहुसंख्यक है तो शियाओं के अधिकार हनन करेंगे, शिया बहुसंख्यक है तो अहमदियों के अधिकार हनन करेंगे। और ये पूरा इंटरनेशनल ट्रेंड है, इंटरनेशनल ये सत्ता की पूंजी उनको लगती है कि दूसरे के प्रति हेट प्रदर्शित करना, जिससे हमारे मूल स्वभाव, मूल जरूरतों के बारे में चर्चा न करनी पड़े, देना न पड़े। तो ये तो देखिए, ये बहुत ही तकलीफदेह बात है, और जिस तरह से आपने बताया, सारे वाकयात गिनाए, तो डेमोक्रेसी की रूह तो तकरीबन फिर इसका मतलब कोई कोई मान ही नहीं रहे। ये बात देखिए, कानूनी तरीके से जब तक कोई चीज जिसे कहते हैं संविधान में तब्दीली ना हो, तब तक उसी संविधान का हवाला देकर के बात की जाएगी। प्रैक्टिकली क्या कुछ कितना कुछ हो गया, जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो संस्थान थे, उनका क्या हाल हुआ, उस पर बहुत चर्चा पूरे देश में होती रही है। तो क्या अभी आने वाला जो 2024 तक का वक्त है, क्या किसान आंदोलन के बाद सरकार कहीं कुछ नरम पड़ती नजर नहीं आती? अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस तरह से दे रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के खजाने की कुंजी प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं, जैसा कि आपने बताया, तो 2024 तक बचेगा क्या? इलेक्शन जीते हारे वो एक अलग की बात है, बचेगा क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सर, ये देश कई बार लूटते रहा, कई बार पीटते रहा। ये देश की जो निर्माण करने की ताकत है वो बहुत बड़ी है। ये लुटवा देगा पक्का, मैं तो बोल रहा हूँ कि लुटवा देगा। हमने उसको समझ लिया था, आपको समझने की बारी है। अब शहरियों को समझने की बारी है, जिनके पैसे बैंकों में है,
जो वहां से पेंशन प्राप्त करते हैं, जिनके फिक्स डिपॉजिट बैंकों में है, किसी का भी फिक्स डिपॉजिट आप बताइए कि 8% से कम में तो नहीं है, जी, जी। है ना? और 6% से लोन अडानी बांट देगा, रिकवरी कौन करेगा? और अडानी उसी को बांटेगा, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, अडानी उसी किसानों को देगा, उसी इंडस्ट्री को देगा, जो सारा माल उसके गोडाउन में रखेगा। सारा उसको चाहिए वो माल पैदा करेगा, उसको चाहिए उस तरीके से माल पैदा करेगा, तो ये पीछे से आ रहा है। किसान कानून तो सामने से आ गए थे। ये पीछे से आने वाला खतरा है, इसको भांपने की जरूरत है। ये देश की जनता को मैं आह्वान करता हूँ कि आप इस खतरे को भांपिए। ये बहुत भयानक और खतरनाक खतरा आ रहा है हमारे सामने और इसको इसको निपटने की जरूरत है सबको मिलके। आज हम मर रहे थे तो आप खड़े नहीं हुए, किसानों को आप गाली दे रहे थे, किसानों को आप मवाली बोल रहे थे, किसानों को आप हत्यारे बोल रहे थे, किसानों को क्या-क्या बोलते रहे आप। आपको तो गिनती भी नहीं पता थी कि 732 किसान मर गए, आपको पता नहीं थी। आपको ये पता था कि बांग्लादेश से कितने आए हैं, बर्मा से कितने आए हैं, रोहिंग्या कितने आए ये पता था सत्ता में आने के पहले, मगर सत्ता में आने के बाद आप में मोतियाबिंद हो गया है। आपको दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये ऐसी अवस्था में ज्यादा दिन नहीं चलेगा। आपको समझने की जरूरत है, जनता को भी ये बात को समझने की जरूरत है। आज ही उठ खड़े होइए। हमें कुछ मजदूर लोग बोल रहे थे एमएसपी मिलने से और एमएसपी की गारंटी मिलने से मजदूरों को क्या फायदा होगा। मैंने उनको बोला भैया अकल की दवा ले लो थोड़ी, क्योंकि आज भी 12 रुपए किलो खरीदते है सरकार हमसे और 2 रुपए किलो आपको बेचती है। 18 रुपए खरीदेगी और 2 रुपए बेचेगी तो कोई बहुत ज्यादा माने आफत नहीं आने वाली। मगर अगर हमको नहीं मिला और किसानों ने खेती करना छोड़ दिया तो अमेरिका और यूरोप और आपको वो दवा नहीं, ये नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। किसी की औकात नहीं है 135 करोड़ लोगों के पेट भरने की, किसी की औकात नहीं है। तो ये बनावटी मुद्दे, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, उसका बढ़ रहा है, धर्म का ये हो रहा है, उसका वो हो रहा है। आपको इससे बाहर आके अपने मूलभूत इश्यू पर आना चाहिए। अपनी धन संपत्ति प्रॉपर्टी लूटने से बचाने के लिए रास्ते पर आना चाहिए और एक साथ आना चाहिए। कल मैं चंद्रशेखर रावत जी के साथ में था एक मीटिंग में चित्रकूट में। आप जानते हो आर.एस. पटेल और चंद्रशेखर रावत जी की एक रैली थी, बड़ी रैली थी चित्रकूट के पास में। तो वहां इस रैली में था, तो रावत ने एक शब्द में बोला कि इस देश में संविधान गायब नहीं होगा। बिल्कुल, मैं तो बार बार बोलता हूं, मगर अब वो अगर बोलने लग गए हैं जिनको संविधान बाबा साहब की, जिनको वैचारिक वारिस बोलता हूं मैं, ऐसे लोग अगर बोलने लगे तो ये सही बात है कि संविधान कायम नहीं करेंगे ये, क्योंकि संविधान जिस दिन ये समाप्त करेंगे उस दिन ये सत्ता पे नहीं रहेंगे। उस दिन ये सीधी लड़ाई 90% वर्सेस 10%, 5% की होगी और फिर ना उनको कानून रोक सकेगा ना हमको कानून रोक सकेगा। तो इनके बदन पे कपड़े भी नहीं रहेंगे फिर। आप ये बताइए सर कि ये किसान आंदोलन जिस तरह से एक तरह से इसका क्लाइमैक्स हुआ, या ये कहिए इसे कंक्लूजन भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक पार्टी कह रही है कि ये सस्पेंड है। आप इस किसान आंदोलन को इस वक्त कहां महसूस कर रहे हैं? देखो जो जो कमजोर करके आंक रहे हैं उनको साल भरे में भी नहीं समझ में आया क्या कि किसके विरोध में हम कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। जिनको आपको मवाली कहा, जिनको आपने खालिस्तानी कहा, जिनको आपने देशद्रोही कहा, अब उनके सामने सरेंडर होना पड़ा। 56 इंच के पेट को सरेंडर होना पड़ा, डिस्कशन बिना किए सरेंडर होना पड़ा। डिस्कशन विरोधी पार्टी को तो आप डर नहीं रहे थे, विरोधी पार्टी से तो आपको कोई मतलब नहीं था, वो आपको ना डरा रहे थे। तो ये विरोधी पार्टी के बिना डिस्कशन के आपने समाप्त कर दिया। सर आगे बात देखो बढ़ने से पहले सर आगे बात बढ़ने से पहले मैं ये 56 इंच का पेट, सीने की बात होती थी, अब तक आप पेट की बात कह रहे हैं, इसे थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए। सर, सीने में बैंक सेल गेल भेल ये सारा दफन नहीं होता, ये तो पेट में दफन होता है। जी जी वो जी। साइज बता रहे थे पेट का, हाँ लोग समझ रहे थे सीने का। जैसा हाँ। उन्होंने बोला था अच्छे दिन आएंगे, मेरे जी। हम दो और हमारे दो के आएंगे, अडानी अंबानी के आएंगे। इनके हाँ नारे अधूरे सुनते हैं सब लोग, नारे हाँ। पूरे सुनना चाहिए। तो उन्होंने बताया था 56 इंच का सीना नहीं, पेट थोड़ा सा नीचे उतरना था, क्योंकि ये जी। नीचे उतरे हुए लोग हैं। अब आप अपनी बात आगे बढ़ा दीजिए क्योंकि बाद में फिर लोगों के जहन में सवाल रह जाता है कि आखिर ये पेट का जिक्र कैसे आया। हाँ, तो ये पेट है, कुछ भी खा सकते हैं और कुछ भी उसमें डाइजेस्ट हो रहा है, आज की तारीख में तो दिख रहा है इनके। तो सवाल ये है कि अगर इन्होंने धोखा किया, देखो ये धोखेबाज है,
इलेक्शन 5 साल में एक बार आते हैं, मगर 5 साल में आते तो है ना। अभी उत्तर प्रदेश इलेक्शन है और 2024 में पूरा जनरल इलेक्शन आएगा। तो मोदी अपने ताबूत में आखिरी कील ठोकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आज किसान विन विन पोजीशन में बहुत खुश है। हो सकता है कि उनको कुछ फायदा भी हो जाए, होने का चांस बहुत कम है, मगर हो जाए फायदा। मगर अगर इन्होंने धोखा किया तो ये समझ लो कि वो किसान हैं, वो किसी को माफ नहीं करता। फिर ये धोखा करने की सोच भी रहे होंगे तो इन्होंने अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि हम धोखा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे। भाई लोग विश्वास नहीं रख रहे, तो पहले दिन बताया मैंने कि विश्वास नहीं रख रहे। मैंने, आपको याद होगा कि मार्च और अप्रैल में 2 इंटरव्यू दिए थे। आपने पूछा था किसान बिल का क्या होगा, तो मैंने बोला था एक तो बिल रहेगा, किसान का वो कानून रहेगा, या तो मोदी रहेगा। दोनों एक साथ रह नहीं सकते देश में। आप बोल रहे थे कि कितना लंबा खींचेगा, मैं बोला जब तक बिल नहीं जाते या मोदी नहीं जाते जो खींचते रहेगा। अब ये 24 तक खिंचवा देते तो मोदी चले जाते। अब इन्होंने बिल को हटा दिया है तो मोदी है, 24 तक है। मगर अगर धोखा कर दिया तो 24 के बाद मोदी दिखाई नहीं देंगे, ये पक्का समझ लो। और मोदी ही नहीं, आरएसएस की पौध नहीं दिखाई देगी। गांव गांव में जुतियाए जाएंगे, गांव गांव में मारा जाएगा इनको, ये पक्का समझ लो। अभी मैं उत्तर प्रदेश के गांव में ही घूम रहा हूँ। आज मैं बनारस से बात कर रहा हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ बनारस से बात कर रहा हूँ। मैं सुल्तानपुर भी गया हूँ परसों, मैं चित्रकूट भी गया हूँ और आज बनारस में हूँ। अगर धोखा किया तो धोखेबाजों को इस देश में कभी माफ नहीं किया जाता। और ये इतिहास है देश का कि धोखा करने वालों को माफ नहीं किया जाता। अब सुधर जाना चाहिए, जिन लोगों ने इस तरीके के हरकतें किया है और करते हैं उनको सुधर जाना चाहिए। क्योंकि हमने तो हमारा जो जो हमारे ऊपर खतरा आ रहा था उसको टाल दिया, हमने लड़ के उसको खतरे को वापस कर दिया। देखो ये जो लोग हैं ये किसानों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, करते रहेंगे, करते थे। मगर अभी मोदी ने एक जगह मात खाई थी, वो था लैंड एक्विजिशन बिल। उनको लगा था किसानों को दबा दूंगा। दूसरा इन्होंने ये कृषि कानून लाए थे, तीनों काले कानून लाए थे। दोनों जगह मोदी को मुंह की खानी पड़ी, पूरी मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। जिनको आपने अपमानित किया था, आतंकवादी, खालिस्तानी, मवाली सब बोला था, उनके साथ में हाथ बांधकर शरण आना पड़ा, उनके साथ में समझौता करना पड़ा। और ऐसा समझौता करना पड़ा कि जिसमें आपको समझ में नहीं आया कि इसमें क्या बोलूं। देखो उन्होंने माफी मांगा है, गलती की माफी हो सकती है, गुनाह की माफी नहीं होती है। काजी साहब, इन्होंने गुनाह किया है, 732 किसानों की जान ली है, साल भर हमको खेतों से दूर रखा है। तो गुनाहों की माफिया नहीं मांगी जाती है, गलतियों की माफिया मांगी जाती है। तो ये गुनाहगार जो सरकार है, ये सरकार दोबारा अगर प्रयास करेगी तो इनकी सरकार कफन में दफन हो जाएगी, इनका कफन भी नहीं मिलेगा इनको। अच्छा अच्छा, मैं आगे आगे बढ़ने से पहले तो आपने एक बात कही कि अगर ये धोखा देंगे तो इनकी 2024 में सरकार नहीं बनेगी। क्या आपको लगता है कि अब इतना काफी नहीं है कि जो कुछ अब तक किया इस सरकार ने, इस 1 साल में 11 महीने में जो कुछ किया, क्या ये इतना काफी नहीं है किसानों को कि वो इस हुकूमत के खिलाफ जाएं? क्या आपको लगता है कि अगर धोखा नहीं भी दे, अगर एमएसपी भी दे दे, क्या 700 लोगों की जान जो जा चुकी उसके बाद क्या माफ कर दिया जाएगा? मैं ये भी सर एक बड़ा सवाल है। सर आपने मेरी बात पूरी नहीं सुना। हाँ मैं ये बोला था कि ये कफन में दफन होंगे। हाँ 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 जीत के आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है, धोखा किया तो कफन में दफन होंगे। अगर धोखा नहीं किया तो हो सकता है कि विरोधी के लायक बचे, विरोध हाँ करने लायक बचे। अगर हाँ धोखा कर दिया तो कफन में दफन होंगे। जो 2 आए थे ना 84 में, वो भी नहीं आएंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी ने भी ये इसमें नहीं रहना चाहिए, किसी लबुलवाब में नहीं बात करनी चाहिए कि हमारा ये संगठन है वो संगठन है। संगठन दफन हो जाता है, अच्छे अच्छे संगठन दफन हो गए, अच्छे अच्छे राजा दफन हो गए, सुल्तान दफन हो गए। अभी आपको कोई दिखाई नहीं देता, मुगल सल्तनत का कोई दिखाई देता है? जो बोलते बिल्कुल। हैं वो रिक्शे चला रहे हैं। तो ये देश है, ये देश बहुत मौलिक देश है। इस देश में जब कंधे पर उठाया जाता है, सर पे उठाया जाता है तो सर पे उठाया जाता है, और जब दफन किया जाता है तो दफन किया जाता है। ये देश की ये मौलिकता है, इसमें कभी इस बात का, ब्रिटेन में आज भी राजेशाही हजारों सालों से चल रही है और अब भी चलती रहती है, हमारे यहाँ नहीं बचा है कुछ।
तो ये हम परिवर्तनवादी लोग हैं, परिवर्तन करते हैं। जितना इन्होंने तकलीफ दिया उसका तो ये भुगतेंगे। आप ये मत समझिए कि नहीं भुगतेंगे, भुगतेंगे जरूर। मगर अगर ये इन्होंने धोखा कर दिया तो फिर ये भुगतने के लिए भी नहीं बचेंगे, ये मैं बोल रहा हूँ। जी 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 जी। इस सब में अपोजिशन का क्या कुछ हाल है? अपोजिशन अभी उत्तर प्रदेश में भी इकट्ठी होती हुई नजर नहीं आ रही। अभी बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। कुछ वो जो समझते हैं कि हम बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन ग्राउंड पर मजबूत नहीं है, वो भी अभी सर जोड़ करके नहीं बैठ रहे हैं। ऐसी हालत में क्या कुछ आपको कितनी उम्मीद है उत्तर प्रदेश में खासतौर? मैं मेरे किसानों से उम्मीद कर सकता हूँ क्योंकि विरोधी पार्टियां जो है उनके कुछ लिमिटेशन भी है और कुछ प्रॉब्लम भी है। कुछ लोगों की घरेलू प्रॉब्लम है, कुछ के संगठन के प्रॉब्लम है, कुछ इशू नहीं समझने के प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। मगर जब आदमी चिढ़ जाता है, जब जनता चिढ़ जाती है, तो फिर वो उसके बाद को नहीं पूछती है। ये नहीं चाहिए इसलिए वोट दिया जाता है। ये नहीं पूछा जाता है कि इसके बाद कौन आएगा। ये जो बार-बार पूछते हैं ना भगत लोग कि मोदी नहीं तो फिर कौन? नहीं, नहीं तो क्या सवाल है? मोदी नहीं बस जो भी आ जाए। ये सोच के अगर वोट होना शुरू हो जाए तो फिर अल्टरनेट की जरूरत नहीं रहती। और आप ये बताते हो कि जो दुष्ट होते हैं, जो राक्षस टाइप के लोग होते हैं, जो हत्यारे होते हैं, उनको अल्टरनेट चाहिए या हटाना चाहिए? क्या करना चाहिए? हम क्यों अल्टरनेट एक हत्यारे से दूसरा हत्यारा ढूंढे? नहीं ढूंढती है। भारतीय जनता इस बात में बहुत बहुत ही होशियार है और समझदार है कि हम एक हत्यारे को रिप्लेस करने के लिए दूसरा हत्यारा नहीं ढूंढते। और मुझे नहीं लगता दुनिया के कोई भी जगह पर एक हत्यारे को रिप्लेस करने के लिए दूसरा हत्यारा ढूंढा जाता होगा। ये बेकार की बात है। तो जो कुछ दिखाई दे रहा है असंतोष है, उसको किस तरीके से कैश करते हैं। देखो, इलेक्शन ये टेक्नोलॉजी पर लड़ा जाता है, इलेक्शन ये परसेप्शन पे लड़ा जाता है। अगर ये दूसरे लोग परसेप्शन तैयार करेंगे, अपना अच्छा फ्रंट तैयार करेंगे तो जीतेंगे, और नहीं करेंगे फिर हो सकता है कि वहीं कायम हो जाए, उसी तरीके से कायम हो जाए, मगर वो हैसियत में नहीं रहेंगे। ये पक्का समझ लो कि मोदी की हैसियत किसान आंदोलन के बाद कम हो गई है। अब बाकी भी लोग लड़ने की हिम्मत दिखाने लगेंगे, क्योंकि उनको पता हो गया है कि अब ये झुक सकता है, पूरी तरीके से झुक सकता है। और दूसरी बात है, मैं शहरी लोगों को आगाह करना चाहता हूँ जो विरोध कर रहे थे ये सारी बातों का, या आंदोलन का विरोध कर रहे थे, आंदोलन वालों को गाली दे रहे थे। आपने अभी बोला कि टिकैत के मुर्दाबाद के नारे लगे। इनको समझ लेना चाहिए कि आज हम अगर आटे में यानी चक्की में पीस रहे तो कल आपकी बारी है। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस बात को चर्चा को और आगे नहीं बढ़ाता, यहीं रोकता हूं, इसलिए कि लोगों को गौर करने की जरूरत है। जो बात आपने कंक्लूड की है, लेकिन ये बात हकीकत है कि देश के लिए कुछ भी अगर कोई पॉजिटिव सोच रखने वाला है तो वो इस पर जरूर गौर करे कि आखिर किसानों को, और न सिर्फ किसानों को, पूरी देश की जनता को किस तरह से लूटना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होता है। जब कोई एक चीज महंगी हो ही जाएगी तो हर इंसान को वो फिर महंगी खरीदनी पड़ेगी। जो आज 10 रुपए में मिल रही है वो 50 और 100 रुपए में लेनी और पड़ेगी। वो इनडायरेक्ट टैक्स से मिलती है, डायरेक्ट टैक्स से नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स सब कुछ देते, सब हर आदमी देता है इनडायरेक्ट टैक्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस पर बहुत ही गहन विचार की जरूरत है और आने वाले वक्त में उसी हिसाब से फैसले लेने की जरूरत है। मैं और कुछ ना कह करके मैं बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी, आपने हमें समय दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।